जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे थे स्टैटिक जीके के प्रीवियस ईयर प्रश्न, जिनकी व्याख्या विस्तृत रूप से कर रहे थे। आइए अगले पार्ट पर चलते हैं, पार्ट नंबर 2, जिसमें बताया गया है कि पहला प्रश्न है, किस मंदिर में रात्रि 8 बजे के बाद महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा राजराजेश्वर मंदिर। राजराजेश्वर मंदिर जो है केरल के कन्नूर जिले में स्थित है। कन्नूर जिले में स्थित है। कन्नूर जिला कहां पड़ता है? तो ये केरल में पड़ता है, याद रखेंगे। राजराजेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में रात्रि 8 बजे के बाद महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। आइए ध्यान देते हैं केरल। अब यहाँ पे ध्यान दें, सिर्फ और सिर्फ क्या यही एक मंदिर है जिसमें महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया? नहीं, और भी कई मंदिर हैं। एक मंदिर है कार्तिकेय मंदिर। कार्तिकेय मंदिर, ये कार्तिकेय मंदिर राजस्थान में पड़ता है। इसमें भी महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। और दूसरा मंदिर है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है यह केरल में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर पर महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। नहीं, ध्यान देंगे, राजराजेश्वर मंदिर, कार्तिकेय मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, यहाँ पर महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। एक मंदिर और है सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर, ये सबरीमाला जो मंदिर है, इसमें पहले महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध था। यहाँ पर 10 से 50 साल की महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यहाँ पर अब महिलाओं को प्रवेश दे दिया गया है। यह चर्चा में रहता है, इसलिए इससे बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। आइए ध्यान देते हैं केरल से और कौन कौन से फैक्ट बनने वाले हैं। ध्यान दें, केरल के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। पिनराई विजयन केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और केरल के वर्तमान जो गवर्नर हैं उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान, याद रखेंगे, केरल के मुख्यमंत्री और गवर्नर, क्योंकि हर एग्जाम में मुख्यमंत्री और गवर्नर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान दें। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न दिया गया है, दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो भारत में टोटल 4 जंतर मंतर हैं। सभी चारों जंतर मंतर का निर्माण एक ही व्यक्ति ने करवाया था, जिसने दिल्ली का करवाया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा जयसिंह द्वितीय। जयसिंह द्वितीय के द्वारा निर्माण करवाया गया था जंतर मंतर का। कितने जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था? तो 4 जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। अब ध्यान देंगे, तो ये जंतर मंतर क्या है? तो जंतर मंतर एक नक्षत्रशाला है। नक्षत्रशाला, इस नक्षत्रशाला से ब्रह्मांड के कई सारी चीजों को देखा जा सकता है और समय को भी ज्ञात किया जा सकता है। तो ये जंतर मंतर 4 हैं जिन्हें नक्षत्रशाला के नाम से जाना जाता है। 4 कौन कौन से हैं? तो पहला अभी एक पढ़ा दिल्ली में है, दूसरा उज्जैन में है, और तीसरा है वाराणसी, और चौथा जयपुर में है। भारत में 4 जगह पर स्थापित किए गए हैं जंतर मंतर या नक्षत्रशाला है। किसके द्वारा? तो जयसिंह द्वितीय के द्वारा। तो और बात कर लेते हैं यहाँ पर 4 स्थान कौन कौन से हैं। तो ध्यान देंगे, भारत में जो कुंभ मेला लगता है, कुंभ मेला, तो कुंभ भारत में भी 4 जगह पे लगता है। जिस प्रकार से ये 4 है, उसी हिसाब से 4 जगह पे भारत में कुंभ मेला लगता है। 4 जगह कौन कौन से हैं? तो उज्जैन, प्रयागराज इलाहाबाद को कहते हैं, हरिद्वार और नासिक। इन 4 जगहों पर जो है कुंभ मेला लगते हैं। कुंभ लगता है 4 साल में और महाकुंभ लगता है 4 साल में। याद रखेंगे, यहाँ पर उज्जैन में जो कुंभ लगता है किस नदी के किनारे लगता है? तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। प्रयागराज इलाहाबाद में संगम के किनारे लगता है, और हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। आप सभी बताएंगे कमेंट में कि जो कुंभ मेला है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? भारत में कुंभ के आयोजन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो राष्ट्रीय पंचांग जो है कनिष्क के काल के शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग जो है कनिष्क काल के शक संवत पर आधारित है। तो कनिष्क ने जब अपनी राजधानी मथुरा स्थानांतरित की थी, उस समय शक संवत की शुरुआत की थी। शक संवत की शुरुआत कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में की गई थी। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की गई थी, और यही हमारा भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। याद रखेंगे, पूछा गया प्रश्न, कनिष्क किस वंश का राजा था?
तो कनिष्क जो है कुषाण वंश का शासक था, कुषाण वंश का शासक था। यदि यहीं पे पूछ लिया कुषाण वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो कुषाण वंश की स्थापना की गई थी कुजुल कडफिसस के द्वारा, कुजुल कडफिसस के द्वारा कुषाण वंश की स्थापना की गई थी। और कुषाण वंश का जो सबसे महान राजा हुआ वह कनिष्क था। कनिष्क का एक दरबारी वैद्य था जिसका नाम था चरक। इस दरबारी वैद्य ने एक पुस्तक लिखी जिसे चरक संहिता के नाम से जाना जाता है, चरक संहिता। याद रखेंगे, चरक संहिता के नाम से जाना जाता है। अगला ध्यान देंगे, प्रश्न हमारे पास दिया गया है सेंट पिट्स बेसिलिका चर्च किस शहर में स्थित है। तो जो सेंट पिट्स बेसिलिका चर्च है, यह सेंट पिट्सबर्ग बेसिलिका चर्च जो है वेटिकन शहर इटली में स्थित है। सभी लोग ध्यान देंगे यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। तो जो चर्च है वो सभी ईसाई धर्म से संबंधित हैं। ध्यान दें, ईसाई धर्म, अगर यहाँ पे बात करें ईसाई धर्म जो है इसकी पवित्र पुस्तक कौन सी है, तो ईसाई धर्म की जो पवित्र पुस्तक है वह बाइबिल है, बाइबिल। ईसाई धर्म की शुरुआत किस देश से मानी जाती है, तो ईसाई धर्म की शुरुआत प्रथम शताब्दी से मानी जाती है और यह फिलिस्तीन से शुरुआत की गई थी, फिलिस्तीन। ईसाई धर्म की शुरुआत फिलिस्तीन से मानी जाती है जो कि प्रथम शताब्दी में हुई थी। अब ध्यान देंगे ईसाई धर्म के जनक कौन है, तो ईसा मसीह हैं। ईसा मसीह को ईसाई धर्म के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे और कई सारे फैक्ट बनते हैं कि ईसा मसीह जो थे इनको कब, इनका जन्म जो है वो किस रूप में मनाया जाता है। तो ईसा मसीह का जो जन्म है 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह का जो जन्म है 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। अगला है ईसा मसीह का जो मृत्यु हुई थी, ईसा मसीह की मृत्यु को गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है, गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न बनेगा, ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार कौन सा है, तो ईस्टर। ईस्टर जो है ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार है। तो ये तीनों त्योहार भी हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और ये तीनों त्योहार भारत में प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं गोवा में। याद रखें, ईसा मसीह को फांसी किसने दी थी, या ईसा मसीह को क्रॉस पर, सूली पर किसने चढ़ाया था, तो रोमन के गवर्नर के द्वारा चढ़ाया गया था। तो लिखेंगे यहाँ पर ईसा मसीह को फांसी या सूली पर किसने चढ़ाया था, तो रोमन गवर्नर पोंटियस पिलातुस के द्वारा चढ़ाया गया था। यानी इसने फांसी की सजा दे दी थी, यानी इसने फांसी दी थी। याद रखेंगे। अगला यहाँ पे भारत में कुछ चर्च स्थित हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो सेंट कैथेड्रल चर्च कहां पर स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है। याद रखेंगे, काफी एग्जाम में पूछे गए यहां से प्रश्न। अगला जो हमारा प्रश्न बनता है, तापी क्या है। तो तापी जो है एक गैस लाइन परियोजना है जो कि 4 देशों के बीच स्थापित की जा रही है। अभी इस तापी गैस पाइपलाइन परियोजना पर काम शुरू है। ध्यान देंगे, तापी गैस पाइपलाइन परियोजना जो है कितने देशों के बीच है, तो 4 देशों के बीच। 4 देश कौन कौन से हैं, तो ध्यान दें यहाँ पर तापी से याद करेंगे, तापी नाम ही है 4 देशों का। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया यानी भारत। ये 4 परियोजना शुरू की गई है। अगला जो हमारा प्रश्न है, आजादी के प्रतीक के रूप में किस स्टैचू को जाना जाता है। तो याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और स्टैचू से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं और 2023 से लेकर 24 तक भारत में बहुत सारे स्टैचू का निर्माण किया गया है। तो यहीं पर हम सारे स्टैचू को देखने वाले हैं। तो आजादी के प्रतीक के रूप में किस स्टैचू को जाना जाता है, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी कहां पर है, तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है, न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। यह स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका की स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में फ्रांस द्वारा गिफ्ट की गई थी। याद रखेंगे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जो डिजाइन है फ्रांस में बनाया गया था और इसको फ्रांस द्वारा अमेरिका की स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में गिफ्ट किया गया था। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता की देवी। आइए ध्यान देंगे, यहाँ पर पूछा गया प्रश्न,
पूरे दुनिया में या विश्व में सबसे ऊंचा स्टैचू कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक या सबसे ऊंचा स्टैचू कौन सा है? तो सबसे ऊंचा स्टैचू है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार पटेल का सबसे ऊंचा स्टैचू बनाया गया है। कहां पर है? तो ये नर्मदा जिले में है। नर्मदा जिले में स्थित है। नर्मदा जिले में किस द्वीप पर स्थित है? तो यह साधु बेट द्वीप पर स्थित है। साधु बेट द्वीप पर स्थापित किया गया है, याद रखेंगे। अब यहीं पे पूछा है सरदार पटेल की जो मूर्ति है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का मतलब होता है एकता की मूर्ति। तो एकता की मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जो कि पूरी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है और यह साधु बेट द्वीप पर बनाई गई है। इस मूर्ति का जो डिजाइन है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो राम वी सुतार के द्वारा। राम वी सुतार इस मूर्ति के डिजाइनर थे। और इस मूर्ति का निर्माण किस कंपनी ने किया था? तो इस मूर्ति का निर्माण किया था लार्सन एंड टर्बो कंपनी ने। लार्सन एंड टर्बो कंपनी के द्वारा स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया था, जो कि गुजरात में स्थित है। अब सरदार पटेल के जन्म दिवस को एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसलिए इनकी मूर्ति का जो नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी रखा गया है। और इन्होंने भारत का एकीकरण किया था और भारत के एकीकरण में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, इसलिए इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहते हैं। और यहां पर बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इतिहास में या ऐतिहासिक रूप से बारदोली सत्याग्रह आंदोलन को सफल बनाया था। तभी बारदोली की महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। आइए और कुछ स्टैचू देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। एग्जाम में पूछे गए, यहाँ पे ध्यान देंगे। एक है भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा, जिसका निर्माण किया गया है बोधगया बिहार में। तो भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी लेटी हुई यानी शयन मुद्रा में प्रतिमा, सोते हुए मुद्रा में सोती हुई मूर्ति बनाई गई है। लेटी प्रतिमा भगवान बुद्ध की है। भगवान बुद्ध की लेटी प्रतिमा बनाई गई है कहां पर? बोधगया बिहार में। ध्यान देंगे यहां पर अगला क्वेश्चन जो बनेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा सबसे पहले बनाई गई थी लातूर महाराष्ट्र में, जिसे स्टैचू ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है। तो स्टैचू ऑफ नॉलेज किसकी प्रतिमा है? तो स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा जो है स्टैचू ऑफ नॉलेज है, ये कहां पर है? तो ये लातूर महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। अब यहीं पे अगला प्रश्न बनेगा, तो है जिसे कहा जाता है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस, जस्टिस स्टैचू ऑफ जो सोशल जस्टिस का है, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। यह बनाई गई है विजयवाड़ा, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, याद रखेंगे। यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, यह करंटली बनाई गई है। अगला ध्यान देंगे यहाँ पर, तो स्टैचू ऑफ पीस जो है भारत में 2 बनाई गई हैं। एक जो है राजस्थान में है और दूसरी श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। तो जो राजस्थान में है यह है विजय वल्लभ सूरी की, विजय वल्लभ सूरी की प्रतिमा है। अगला जम्मू कश्मीर में जो स्टैचू ऑफ पीस स्थित है, ये रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। और रामानुजाचार्य की एक प्रतिमा और है जिसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के नाम से जाना जाता है। यह तेलंगाना हैदराबाद में स्थित है। तेलंगाना हैदराबाद में स्थित है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे स्टैचू ऑफ पीस जो है भारत में 2 बनाई गई हैं, एक राजस्थान में, एक जम्मू कश्मीर में। तो जो राजस्थान में है उसे विजय वल्लभ सूरी की मूर्ति है और जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है वह है रामानुजाचार्य की प्रतिमा। तो रामानुजाचार्य की दूसरी प्रतिमा जो है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के नाम से जानी जाती है, जो कि हैदराबाद के तेलंगाना हैदराबाद में बनाई गई है। अगला ध्यान देंगे यहाँ पर विराट कोहली की मोम की प्रतिमा बनाई गई है। विराट कोहली जो है इनकी मोम की प्रतिमा बनाई गई है। वैक्स संग्रहालय जयपुर राजस्थान में रखी गई है। तो ये कहां पर रखी गई है? तो वैक्स संग्रहालय, संग्रहालय राजस्थान, वैक्स संग्रहालय राजस्थान जयपुर में विराट कोहली की मोम की प्रतिमा रखी गई है। अगला ध्यान देंगे यहाँ पर, अगला जो प्रश्न बनेगा, सचिन तेंदुलकर जो है इनकी प्रतिमा बनाई गई है, जो कि वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थापित की गई है। तो सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा, सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा जो है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। तेंदुलकर की जो प्रतिमा है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थापित की गई है।
आइए एक बार इनको रिवाइज करते हैं, फिर जो बची प्रतिमाएं हैं उनको भी एक साथ नोट करेंगे। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है ये फ्रांस द्वारा अमेरिका की स्वतंत्रता पर गिफ्ट की गई थी। इसे स्वतंत्रता की देवी के नाम से जाना जाता है। भगवान बुद्ध की लेटी या शयन मुद्रा में प्रतिमा बनाई गई है बोधगया बिहार में। स्टेच्यू ऑफ नॉलेज भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है जो कि लातूर महाराष्ट्र में है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा सोशल जस्टिस के नाम से बनाई गई है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। अगला है स्टेच्यू ऑफ पीस के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्टेच्यू ऑफ पीस के नाम से दो प्रतिमाएं बनाई गई हैं भारत में, एक राजस्थान में एक जम्मू कश्मीर में है। जो राजस्थान में उसे विजय वल्लभ सूरी की प्रतिमा है और जो जम्मू कश्मीर में है वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। अगला इस रामानुजाचार्य की दो प्रतिमाएं हैं, एक जम्मू कश्मीर में दूसरी तेलंगाना में। जो तेलंगाना में प्रतिमा है उसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के नाम से जाना जाता है। अगला विराट कोहली की जो मोम की प्रतिमा है वो कहां पर स्थापित की गई है? तो वैक्स संग्रहालय जयपुर राजस्थान में स्थापित की गई है। सचिन तेंदुलकर जो है इनकी प्रतिमा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थापित की गई है जहां पर बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है। तो आइए जो प्रतिमाएं बची हुई हैं उनको भी देख लेते हैं। विश्व की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो सबसे ऊंची प्रतिमा है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, 182 मीटर या 597 फीट। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानी जाती है, जिसे एकता की मूर्ति कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई की जो प्रतिमा है उसको लार्सन टर्बो कंपनी के द्वारा बनाया गया था और उसका डिजाइन रामजी सुतार ने तैयार किया था। आइए ध्यान देते हैं स्टैच्यू ऑफ वननेस। स्टैच्यू ऑफ वननेस किसकी प्रतिमा है? तो स्टैच्यू ऑफ वननेस जो है यह शंकराचार्य की प्रतिमा है। शंकराचार्य की प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ वननेस। यह कहां पर स्थापित है? तो यह स्थापित है ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। याद रखेंगे स्टैच्यू ऑफ वननेस शंकराचार्य की प्रतिमा है, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। अगला है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ जिसे विश्वास स्वरूपम के नाम से जाना जाता है, यह भगवान शिव की प्रतिमा है जो कि राजस्थान के नाथद्वारा में स्थित है। तो स्टैच्यू ऑफ बिलीफ भगवान शिव की प्रतिमा है, नाथद्वारा राजस्थान में स्थापित की गई है। अगला ध्यान देंगे भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत की प्रतिमा देहरादून में स्थापित की गई है। भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत की जो प्रतिमा है यह स्थापित की गई है देहरादून में। सीता माता की जो प्रतिमा है सीतामढ़ी बिहार में स्थापित की गई है। सीतामढ़ी बिहार में स्थापित की गई है। स्टैच्यू ऑफ शौर्य या स्टैच्यू ऑफ शौर्य की प्रतिमा किसकी है? तो स्टैच्यू ऑफ शौर्य या शौर्य की जो प्रतिमा है यह लचित बोरफुकन की है। लचित बोरफुकन यह प्रतिमा जो है लचित बोरफुकन की जोरहाट असम में स्थित की गई है। जोरहाट असम में स्थापित की गई है। तो लचित बोरफुकन जो है अहोम साम्राज्य से संबंधित हैं और इनकी प्रतिमा जो है स्टैच्यू ऑफ शौर्य प्रतिमा के नाम से जानी जाती है जो कि असम के जोरहाट में स्थित है। यहाँ पर सारी प्रतिमाएं जो लेटेस्ट एग्जाम में पूछी गई हैं एक जगह पे लिख दी गई हैं, सभी लोग नोट्स बना लीजिएगा। आइए ध्यान देंगे अगला जो प्रश्न है हमारा, विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? तो विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आर.एन. टैगोर के द्वारा विश्व भारती की स्थापना की गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं इन्हीं के द्वारा भारत का राष्ट्रगान गाया गया था, जनगण मन, और इन्हीं के द्वारा अमार सुनार बांग्ला भी गाया गया था, लिखा गया था जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। याद रखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इनकी एक प्रमुख पुस्तक है गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इन्हें सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। याद रखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा विश्व भारती की स्थापना की गई थी। अब यहीं पे पूछ लें कि शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस शांति निकेतन की भी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। शांति निकेतन और विश्व भारती दोनों पश्चिम बंगाल कोलकाता में स्थापित हैं। आइए ध्यान देते हैं अगला प्रश्न क्या रहेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर को कवि गुरु के नाम से या विश्व कवि के नाम से जाना जाता है। अगला ध्यान दे प्रश्न दिया गया है, स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो जो स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट है यह जारी करने वाली संस्था है नीति आयोग। स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था का नाम है नीति आयोग, NITI।
इस नीति आयोग के द्वारा स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट जारी की जाती है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया इसका नाम है। अब बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को इस संस्था की स्थापना हुई थी। और इस संस्था के को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। थिंक टैंक कहा जाता है किसको? नीति आयोग को। याद रखेंगे, नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है सदैव प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो सदैव प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान अध्यक्ष अगर इसकी बात करें तो नरेंद्र मोदी जी हैं, और इसके पहले अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला ध्यान देंगे, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बैरी जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अगर नीति आयोग के सीईओ की बात करें, वी.आर. सुब्रमण्यम जो है इसके सीईओ हैं। यहीं पे यदि बात करें नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया पहले उपाध्यक्ष थे। अब यहाँ पे बात करें नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे, तो नीति आयोग के पहले सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। अब यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, तो ध्यान देंगे योजना आयोग का नाम सभी ने सुना है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी और योजना आयोग का ही नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब ध्यान देंगे, योजना आयोग का भी अध्यक्ष सदैव प्रधानमंत्री होता था। तो योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इसका अंतिम अध्यक्ष कौन था? तो अंतिम अध्यक्ष 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी को चुना गया और मोदी जी ने उसका नाम बदल दिया, नीति आयोग कर दिया। अब ध्यान देंगे, योजना आयोग का उपाध्यक्ष पहला कौन था? तो योजना आयोग का जो पहला उपाध्यक्ष था वो था गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष का नाम अगर पूछा जाए तो पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। अगर नीति आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष पूछे जाएं तो अंतिम उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह आलूवालिया जो थे योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष हुए। तो आइए ध्यान देंगे अगले प्रश्न को, पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो नीति आयोग किसके स्थान पर आया था? तो योजना आयोग के। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। तो पहला अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। और अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो योजना आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा और जो अंतिम उपाध्यक्ष हुए मोंटेक सिंह आलूवालिया। इसका नाम बदलकर नीति आयोग किया गया। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसकी स्थापना की गई 1 जनवरी 2015 को। इसे भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर भारत सरकार का इसे थिंक टैंक कहा जाता है और इसका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, इसलिए एक ऐसी संस्था है। तो गैर संवैधानिक संस्था है। याद रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा गया यहाँ से। अब नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो इसका भी अध्यक्ष सदैव प्रधानमंत्री होता है। इसके पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे, अभी भी वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अगर बात करें इसके उपाध्यक्ष की तो पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, वर्तमान में है सुमन बैरी। और पहले सीईओ की बात करें तो सिंधु श्री खुल्लर थे, वर्तमान में है वी.आर. सुब्रमण्यम। तो यहां तक आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जैविक रासायनिक उद्योग की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय रासायनिक जैविक उद्योग की स्थापना की गई थी 1961 में। इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1961 में राष्ट्रीय रासायनिक जैविक उद्योग की स्थापना की गई थी। आइए ध्यान देंगे, राष्ट्रीय रासायनिक जैविक उद्योग की स्थापना 1961 में की गई थी। तो भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? तो यहीं पे प्रश्न बनेगा, भारत का पहला जैविक खेती करने वाला राज्य, जैविक खेती को अपनाने वाला पहला राज्य था सिक्किम। जैविक खेती को अपनाने वाला पहला राज्य सिक्किम था। याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम पूर्वोत्तर की 7 बहनों में शामिल नहीं है। सिक्किम के एक तरफ नेपाल और दूसरी तरफ भूटान पड़ता है, ऊपर की तरफ चीन या तिब्बत पड़ता है। आइए ध्यान देते हैं, अगला प्रश्न है पिन का पूर्ण नाम क्या है? पिन का फुल फॉर्म यानी जो पिन कोड होता है हमारा, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है पोस्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पोस्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर।
जो पिन कोड होता है वो कितने अंक का होता है? तो पिन कोड होता है 6 अंक का। कितने अंक का होता है? 6 अंक का होता है, याद रखेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ का पिन कोड है 209866। तो 209866 जो है, इससे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो ध्यान देंगे। यहाँ पे अगर बात करें तो पहले दो जो हैं ये उप क्षेत्रीय सर्कल को बताते हैं, उप क्षेत्रीय सर्कल को बताते हैं। अब ध्यान देंगे, जो पहला है अंक ये राज्य को दर्शाता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का और उत्तराखंड जो है दोनों का एक ही है स्टार्टिंग अंक 2। अब दूसरा जो है ये जोन को बताता है, तो इन दोनों को मिलाकर उप क्षेत्रीय सर्कल की जानकारी पहले 2 अंकों से मिलती है। और जो तीसरा अंक होता है यह जिले के बारे में बताता है। और जो अंतिम 3 अंक होते हैं ये पोस्ट ऑफिस के बारे में बताते हैं, जिसे डाकघर कहा जाता है, पोस्ट ऑफिस के बारे में बताते हैं। इस प्रकार से एक प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार, जो पिन कोड है उसके अंतिम 2 अंक क्या बताते हैं, पहले 2 अंक क्या बताते हैं, तो इस प्रकार से याद रखेंगे। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर बात करेंगे पैन कार्ड की। तो पैन कार्ड का जो फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। पिन कोड का क्या होता है? पोस्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो पैन कार्ड में कितने अंक होते हैं? तो 10 अंक होते हैं। ये 10 अंक में से कुछ अक्षर होते हैं और कुछ गिनतियां होती हैं, याद रखेंगे। अगला, अगर हम बात करें आधार कार्ड में, आधार कार्ड, आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? तो आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? 12 अंक होते हैं, 12 अंक होते हैं आधार कार्ड में। एटीएम कार्ड में कितने अंक होते हैं? तो एटीएम कार्ड यानी जिसे हम कहते हैं डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड। और एक होता है क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। इनमें पूछ लिया है कितने अंक होते हैं, तो इनमें होते हैं 16 अंक। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।